शायद कर्व्ड मिरर से स्पीड वाला चीज पढ़ रहे थे, यानी कि अगर कोई भी कर्व्ड मिरर है उसके आसपास अगर ऑब्जेक्ट है उसको हम स्पीड देते हैं, वेलोसिटी देते हैं, तो इमेज किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी से है, यानी कर्व्ड मिरर से ही। और वो है जैसे कि अगर मान लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर दे रखा हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, यानी कि इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन ही रहेंगे कि अगर हमको दो मिरर दिया है, ऑब्जेक्ट कहीं है, तो इमेज कैसा फॉर्म करेगा। इसे क्वेश्चन दे रहे हैं, लेट से कैसे दो मिरर्स हैं, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का कोइंसाइडिंग है, एक जो है कनकेव है और एक जो है कन्वेक्स है। इसका फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दोनों का बीच का दूरी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन बोल रहे हैं, टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन है और फर्स्ट रिफ्लेक्शन मानना है कनकेव मिरर से। ठीक है, क्वेश्चन है, दो मिरर रखे हुए हैं, सब चीज दे रखा है, हमसे पूछ रहे हैं इस इमेज के, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा, तो दो सक्सेसिव जो इमेज बनेगा उसका हमको कोऑर्डिनेट्स बताना है। ये मानना है कि पहला जो है वो कनकेव मिरर, यानी कि ये जो मिरर 1 है इससे पहला रिफ्लेक्शन मानना है, फिर उसके बाद जो रह जाएगा उससे का रिफ्लेक्शन इससे मानना है। ट्राई करोगे या बताएं? ठीक है, सिंपल सा ही है, बारी बारी से एक एक को एज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा। Twenty centimeter from convex mirror. आंसर तो नहीं दिया है, ठीक है, देखते हैं। ये जो है पहला ऑब्जेक्ट है,
यानी कि अगर हमको मिरर 1 से मारना है तो हम पहले मिरर 1 के लिए कर रहे हैं, फॉर मिरर 1। उसके लिए अगर u देखो तो u हम पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, ये पोल होगा इसका। ये जो है राइट साइड है, तो हम बोले थे कि साइन कन्वेंशन के लिए राइट लेफ्ट नहीं देखना है, क्या देखना है कि रे कहाँ से आ रहा होगा, तो इस पे इंसिडेंट रे इधर से आ रहा होगा। इंसिडेंट रे इधर है तो निगेटिव लेंगे, तो -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको दिख रहा है ये -15 सेंटीमीटर होगा। ये अगर हमको पता है तो हम भी लिख सकते हैं कितना, FU/U - F। तो ये क्या कितना आ जाएगा, -15 इंटू -20 अपॉन -20 माइनस माइनस +15 हो जाएगा, यानी कि -60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इससे जो इमेज बनेगा वो -60 पे बन रहा है, दोनों के बीच का दूरी 50 ही है। यानी कि इससे जो इमेज बन रहा है, फर्स्ट जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, 60, यानी कि यहाँ पे इमेज बन रहा है ड्यू टू मिरर 1। ठीक है, मिरर 1 के लिए इमेज, यानी कि लेट्स अगर ये फोकस है तो यहाँ से हम एक रे अगर ले जा रहे हैं तो रे इधर गया होगा, इस पे इससे टकरा के ऐसा पैरेलल गया है। ठीक है, और एक रे और इधर से ले गए होंगे, वो आके, अगर ये मिरर नहीं होता तो इधर ऐसा एक जाता, और एक मान लेते हैं कि यहाँ से ले जाते तो वो आके यहाँ पे मिल रहा होता, तो ये हमारा इमेज बनता मिरर 1 से। ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये रे जो गया वो यहाँ पे दोनों से इससे टकरा रहा है। अगर उससे टकरा रहा है तो उससे कहाँ इमेज बनेगा, तो वहां पे हम उसके लिए देख रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हम लिख रहे हैं U2 जो है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये रे दिख रहा है कि यहाँ पे, यानी कि जो इंसिडेंट रे है इस सेकेंड मिरर के लिए वो इस पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर कट करता हुआ दिख रहा है तो ये जो U2 दिख रहा है वो हमको +10 दिख रहा है। ठीक है, U2 जो है +10 है, तो अगर हम U2 लिख रहे हैं +10 सेंटीमीटर, F2 हमको दिख रहा है कि ये दे रखा है +20 सेंटीमीटर। बोले थे कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होता है, फिर भी अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10/10 - 20, तो ये आ जाएगा हमारे कितना, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहाँ है? ओरिजिन ये पॉइंट P जो लिखे वहां पे। ठीक है, तो ये -20 सेंटीमीटर आ रहा है, -20 सेंटीमीटर, यानी कि 30, -12। ठीक है देख लेते हैं, इस पोजीशन से -20 यानी कि इधर आएगा, यानी कि इस लाइन पे कहीं हमारा फाइनल सेकेंड इमेज बनेगा। ठीक है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट दिख रहा है यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x क्या होगा, 30। क्यों, क्योंकि हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि हमारा ओरिजिन है। अब हम y एक्सिस में देखना चाहते हैं, तो y एक्सिस में मिरर 1 के लिए एक बार निकालेंगे। मिरर 1 के लिए अगर मैग्निफिकेशन देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v अपॉन u, यानी -3 टाइम्स दिख रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हाइट जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सेकेंड के लिए, यानी कि इसके लिए अगर देखें मैग्निफिकेशन, तो फिर से -v/u लिखेंगे, यानी कि -v कितना है तो -20, और u कितना है तो u 10 है, +10, हमको 2 दिख रहा है, यानी कि हाइट ऑफ जो हमारा इमेज होगा फाइनल, वो कितना हो जाएगा, फाइनल लिख रहे हैं 12 सेंटीमीटर। तो फाइनल x, y अगर लिखना हो तो ध्यान से देखो, ये जो 12 सेंटीमीटर आएगा ये किधर आएगा,
ये प्लस है, इरेक्ट है, इरेक्ट है यानी कि जिधर है उधर ही होगा, यानी कि इधर की तरफ होगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 30 कॉमा -12। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, साइन में 2 है, पहले इससे रिफ्लेक्शन मानना था, फिर मिरर टू से मानना था। तो साइन कन्वेंशन, फर्स्ट केस में हम इस पोल से इधर आए तो हम -20 लिखे, वहीं पे इससे अगर हम मेजर कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में गए तो +10 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसिडेंट रे को इस मिरर पे देख रहे हैं, और जो भी मिरर के लिए हम लिखेंगे उस मिरर पे इंसिडेंट रे को देखेंगे और उसका डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मेन जो है हमारा डायरेक्शन ही होता है, सन ही होता है। एक बात और कि जो ऑब्जेक्ट ओ है उसका जो इमेज बना पहले मिरर से, और वो जो हो गया ऑब्जेक्ट फॉर मिरर टू, तो वर्चुअल है। ठीक है, दिख रहा है कि वो वर्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि फाइंड फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1 से, हो गया। सर मिरर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? अच्छा, एक मिनट, 20 मीटर।
-220 by 9 centimeter from concave mirror towards M2. ठीक है, पहला अगर हम बनाएंगे तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर 1 से, तो उसके लिए E1 इतना है -15 F है, तो हम भी पता किए तो +60 आ रहा है। +60 यानी कि इसके पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पे I1 की जगह पे होगा। फिर अगर हम प्लेन मिरर के लिए देख रहे हैं कि ये रे जा रहा है, वो इस इमेज से जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस I1 पे है, क्योंकि वहीं से ये जो रे है इस पे ये जा रहा है, सेकेंड वाला जो सेकेंड रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो डिस्टेंस है 85 पे, इन द फ्रंट में 85 पे है, तो पीछे 85 सेंटीमीटर पे इस इमेज बनेगा I2। अब जो I2 है यानी उससे रे आता हुआ दिख रहा होगा, और इस I2 से रे आता हुआ दिख रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट जो है थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो I2 पे होगा, ऑब्जेक्ट एट I2, क्योंकि वहीं से ये इंसिडेंट रे आता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम अगर U लिखेंगे तो U हमको दिख रहा है 85 + 25, यानी कि 110 सेंटीमीटर, और निगेटिव में होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है। F था -20, तो इसके लिए फाइंड कर लेंगे। ये कितना आ जा रहा है, -110 -220 by इंटू 9. -20 बाई -110 + 20 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ रहा है -9, यानी कि -220/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज था, जितने बार बोले वैसा हम लोग कर सकते हैं, डबल ट्रिपल जितना बार बोले वैसे ही करते रहना। इसमें एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दो मिरर तो रहते हैं, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम नहीं रहता है। ठीक है, ये लाइन 1 लाइन 2 बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का ऐसा है। ठीक है, ये कनकेव दे रखा है, ऐसा है। दोनों लाइन जो है पैरेलल्स है, और इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस का दूरी हो ही गया। इसको मिरर 1 कहा है, इस चीज को ये मिरर 2 हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड फाइनल इमेज। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ अंतर क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस सेम नहीं है।
ठीक है, ये तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है। कैसे आसान है? तो सिंपली देखो तो ऑब्जेक्ट जो है मिरर 1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज यहीं पे बनेगा। ठीक है, इमेज भी इसी पोजीशन पे बनेगा। और जो ये इसका इमेज बनेगा वही जो है मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि इसके लिए जो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है वो इसी ऑब्जेक्ट पे है। यानी कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट 1 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर। बस। तो फॉर मिरर 2 यू जो हो जा रहा है -100, एफ जो हो जा रहा है +10। यहाँ से हम भी लिख सकते हैं -100 इंटू +10 बाई -100 -10। ठीक है, नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, 0, 100/11। प्लस में 100/11 आ रहा है, यानी कि इधर इससे इधर कितना पे, तो 100/11 पे हमारा इमेज बनेगा। फिर हाइट निकालना पड़ेगा फॉर हाइट। ठीक है, हाइट के लिए मैग्निफिकेशन हम लिख सकते हैं HI/HO, जो कि होता है -V/U। यानी कि 100/11/-10, यानी कि 10/11 आ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगा 10/11 इंटू तो 1 यू सेंटीमीटर। -100 है। अच्छा हाँ, तो ये 1 सेंटीमीटर ही है, यानी कि 1/11 सेंटीमीटर। सेम साइड में रहेगा, यानी कि ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये पोजीशन पॉइंट जो होगा ये फाइनल इमेज होगा हमारा। ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं, आराम से हम लोग कर सकते हैं बारी बारी से कंसीडर करते हुए। ठीक है, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सा चीज है, फोकस हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर लेट से कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और तो इमेज यहाँ पे बनेगा। अगर हम इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है, ये x और इसको बोल रहे हैं y, यानी कि x और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है। हम अगर पोल से मेजर ना करके फोकस से अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो जो रिलेशन आता है xy f² आता है। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स फार्मूला। कभी कभी काम कर जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमको इजीली हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैथ है, लिखोगे सॉल्व करोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को फोकस से मेजर करें, यानी कि एक्स एंड वाई डिस्टेंस जो है वो फोकस से है, फोकस से अगर हम डिस्टेंस ले तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है f² होता है। और ये ओनली फॉर मिरर्स ही होते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो फॉर्मूले पढ़ते हैं लेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है सिर्फ मिरर के लिए ही है। ठीक है, लेंस में प्रूफ करने नहीं बैठ जाए। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो भी डिस्टेंस जो होगा फोकस से लेंगे तो ये चीज सेटिस्फाई करेगा। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ देखो U20 ये आया,
-60। यानी कि अगर हम फोकस से डिस्टेंस मेजर करें तो ये 5 आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और 55 15 60 में 45 आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो 45 इंटू 5 करते हैं तो 225 आता है, जो कि 15 का स्क्वायर है, यानी कि ये रिलेशन है। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे x इंटू वाई तो एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। x क्या है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, यहाँ फिगर में दिख रहा है। y क्या है? तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। हम जो u और v लिखा करते थे वो पोल से लिखते थे, लेकिन हम यहाँ पे हम पोल से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि बोलते हैं फोकस से लिख रहे हैं। जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो फोकस से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे, और ये जिस चीज जो है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखे हैं, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन का हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ये आता है। ठीक है। मिरर में लास्ट टॉपिक है कटिंग ऑफ मिरर। ठीक है, अगर मिरर को हम कट कर दे, स्प्लिट कर दे तो क्या होगा? जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक में से मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर हम इसको कट कर दें, यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें, कट करके और इसको ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दें, नीचे वाले पोर्शन को हम ऐसे नीचे उठा सकते हैं। ठीक है, कट करके हम दोनों को अलग अलग कर दिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, यहाँ पे था और हम इसको कट करके ऊपर नीचे कर दिए, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके लिए ये इतना नीचे हो गया और इस ऑब्जेक्ट के लिए इतना ऊपर हो गया। तो ये हमको मिरर, एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग अलग मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, जिसका प्रिंसिपल तो एक्सिस प्रिंसिपल ये हो एक्सिस गया। बीच में नहीं आएगा तुम्हारे मिरर्स का, से पोल नहीं, इसको पास कट नहीं करके करेगा? अगर देखो, जैसे कि अगर हमारे पास ये मिरर है, ये सेंटर था, ठीक है, तो ये कोई भी लाइन हो सकता है इस पे प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन हम इसी मिरर को कट करके हम बस इसको ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग उसी पॉइंट, उसी जो लाइन है, उसी चीज को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, और इस चीज को बोलते हैं बाय स्प्लिट कटिंग। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको कट करके ऊपर नीचे से मूव कर दिए, यहाँ से कट किए और इसको ऊपर ले गए हैं और इसको नीचे ले आए हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाय स्प्लिट कटिंग। एक और होता है कि अगर हम यहाँ पे, ये मिरर है हमारा, लेट से प्रिंसिपल एक्सिस है, हम इतने पोर्शन को कट करके रिमूव कर दिए, ठीक है, कट करके अगर हम रिमूव करेंगे तो ये हमको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, कट करके रिमूव कर दिया, बाकी जो पोर्शन है उसको हम चिपका दिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो इसका पोर्शन है, ये वाला इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसमें जो सेंट्रल लाइन होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मान के सॉल्व करेंगे, यानी कि इस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इस पे ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ मान रहे हैं, इसका यहाँ पे मान रहे हैं जब कट करके रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इसको कट किए और इसको ऊपर मूव कर दिए हैं, तो उस केस में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस उसी को मानते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला कटिंग है इसको बोलते हैं बाइलेट स्प्लिट कटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइलेट स्प्लिट कटिंग। बाकी जो हमारा सवाल बनेंगे
और सिंपल से सवाल बनते हैं, आराम से सॉल्व करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, डेटा पहले वाला ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, जो डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको कट करके कट एंड मूव एज शोन, ठीक है, ये था, इसको हम ऊपर ऐसे मूव कर दिए। ठीक है, दोनों को हम ऐसे मूव कर दिए हैं और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा वही है जो कि यहाँ से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे था। अब चूंकि हम कट किए हैं तो ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज है, कुछ भी नहीं चेंज है, तो ध्यान रहे कि अगर कट किए हैं तो इसका भी फोकल लेंथ एफ ही है, इसका भी फोकल लेंथ एफ ही है। इसमें भी अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो इसका भी फोकल लेंथ एफ ही है और इसका भी फोकल लेंथ एफ ही है, क्योंकि वो जो मिरर है अभी भी उसी स्फीयर का पार्ट है जिसमें से हम लोग कट करे थे। ठीक है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं, इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही होगा, इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड फाइनल इमेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज, या फिर ऐसे कर देते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। ठीक है, कितने इमेज बनेंगे और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करना है। हो गया, एक मिनट। डेटा तो हम इसीलिए जाना पहचाना दिए हैं क्योंकि सॉल्व करना ना पड़े। U30F20, 20 into 30/10, 60 सेंटीमीटर पे आएगा इमेज। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आएगा इमेज। ठीक है, अब अगर हम इसको मिरर 1 बोले हैं, इसको नीचे वाले को मिरर 2, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे यानी कि मैग्निफिकेशन 2 होगा, इन्वर्टेड होगा, ये सब चीज जानते हैं हम लोग। तो अगर हम इमेजेस का बात करें तो इस मिरर 1 के लिए जो इमेज बनेगा ये 1 सेंटीमीटर नीचे है, 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो इमेज जो बनेगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा। ठीक है, मिरर 1 के लिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, जहाँ, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन डबल हो रहा है। वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये 1 सेंटीमीटर ऐसे नीचे है, तो इन्वर्टेड बनेगा 60 सेंटीमीटर पे भी इधर की तरफ, ये इमेज 2 बनेगा और ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर। हम दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो ये पहले से तो 2 सेंटीमीटर है ही, तो टोटल इमेज डिस्टेंस जो है 6 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है।
ठीक है, डेटा ऐसा दिए थे कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सके, इसलिए क्योंकि हमको है कि क्या कंसेप्ट कैसा है वो चीज देखना। अलग अलग 2 मिरर हुए, बन गया, दिख गया, अलग अलग सॉल्व किया, दोनों के लिए फाइंड किया। ठीक है, नाउ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अगर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हम लोग बोल सकते हैं। अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे टकरा रहा था और वापस आ रहा था, या किसी एंगल से जा रहा था, यानी किसी एंगल पे भेजेंगे तो कुछ एंगल पे जा रहा था, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोले, जितने एंगल पे भेजेंगे उतने एंगल पे वो जाएगा। परपेंडिकुलर भेज रहे थे तो वापस लौट के आ रहा था। तो वो सब चीज जो था जिसे हम बाउंसिंग बैक बोले थे, वो था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना अब हम लोग आ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे कि कभी देखेंगे कि अगर हम नदी किनारे हो या फिर बाल्टी में ही पानी भरे हो, तो नीचे का जो बॉटम होता है या फिर नदी का जो बॉटम होता है वो हम लोग को ऊपर से दिख रहा होता है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो रे वहां से आना चाहिए। तो अगर हम नदी है, लेट से कि ये रिवर है, इसका बेड है, ठीक है, रिवर बेड है, ये सब पानी है, हमारा आंख है सब ऊपर की तरफ। तो इस पे यहाँ पे रखा हुआ ईंट पत्थर मछली जो भी है उसको देखना है, तो यहाँ से रे हमारी आंखों पे पहुंचा होगा। ठीक है, वो जो रे है हमारी आंखों पे पहुंचा होगा, तभी हम उसको देख पाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट से रे हमारी आंखों पे पड़नी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको वहां कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लैक आएगा, क्योंकि वहां से कोई रे अगर नहीं आ रहा हो। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ से लाइट जो है कुछ इधर की तरफ गया हो। ठीक है, यानी कि जो लाइट है हमारा यहाँ से बाहर आंखों पे पहुंचा होगा। तो जब ये जा रहा है तो हमको ये क्या दिख रहा है कि इधर नीचे वाटर था, ऊपर एयर था, तो ये वाटर से एयर में जा रहा है। ठीक है, यानी कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। वाटर एक अलग मीडियम हुआ, एयर एक अलग मीडियम हुआ, तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। और ये जो है इस सरफेस को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे एयर वाटर इंटरफेस है। ठीक है, यानी कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, किसी इंटरफेस को पास करते हुए, तो ये जो फेनोमेना है इस चीज को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो सीधा सीधा नहीं जाता है, कुछ बेंड भी हो जाता है। वो बेंडिंग होता है क्यों? क्योंकि अगर वाटर में था और फिर जा रहा है एयर में, तो वाटर से एयर जा रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं कि दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, वाटर का अलग, एयर का अलग। वाटर जो है कुछ ज्यादा डेंसर होता है, एयर कुछ रेयरर होता है। तो इस बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो था दोनों मीडियम में अलग अलग था, इस वजह से ये बेंडिंग हो जाता है। ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल वे में ये बोलेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another due to change in speed। ठीक है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो उसमें
बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि अगर हमसे कोई बोलेगा कि रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्लेक्शन कब होगा, तो दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। रिफ्लेक्शन कब हो रहा था, जब वो गया एक ही मीडियम में टकरा के फिर उसी मीडियम में आ जा रहा था, वहां कोई मीडियम का चेंजेस नहीं हो रहा था। ठीक है, एक चीज और, कभी हम सरफेस ऑफ वाटर को देखते हैं तो हमको ध्यान देते हैं तो अलग सरफेस होता है वो भी और गौर करते हैं तो उसमें हमारा फेस भी दिखता है। यानी कि वाटर का जो इंटरफेस है, एयर वाटर इंटरफेस है, वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर हम है, इधर मेरा दोस्त है, कोई भी है, तो यहाँ से जो लाइट आया, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है और कुछ पोर्शन जो है रिफ्रैक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा मछली भी हमको देख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम खुद को देखना चाहें तो उसमें हमारा फिगर भी दिखता है। तो कुछ पोर्शन जो होता है रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट भी करता है। तो ये जो है, अगर जैसे कि ये रिफ्लेक्शन है 5%, ये जो है 95%। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले केस में भी हम लोग देखें तो वहां पे भी कुछ पोर्शन जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग वहां पे रिफ्लेक्शन देख रहे थे। यहाँ पे भी जो मेजोरिटी है इसी चीज को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल कुछ हो, जो भी आएगा रिलेशन। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो ध्यान से देखो, ये पाई माइनस आई माइनस आर। तो ये सब चीजें हम लोग को मैथ में पूछा, मैथ पढ़ाना चाहता है तो पूछ सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी रे किसी भी एक इंटरफेस पे पड़ता है तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन जो मेजोरिटी है उसी चीज को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे कि अभी तक जो पढ़े वो रिफ्लेक्शन था, यानी कि उसमें 95% रिफ्लेक्शन था, 5% रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हो रहा होगा। अभी के केस में 95% 99% जो केसेस हैं उसमें रिफ्रैक्शन की मेजोरिटी ज्यादा होगी, रिफ्लेक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा, वो माइनॉरिटी में। इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को रिफ्रैक्शन के अंडर में पढ़े। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसमें बेंडिंग हो रहा है। वो बेंडिंग जो होता है वो उसमें डिफरेंस इन स्पीड की वजह से होता है। जैसे कि अगर हम वाटर में हैं तो वाटर थोड़ा मोलिकुलर डेंसिटी भी उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। उसमें अगर एयर लाइट पास हो रहा होता है तो उसको मूव करने में थोड़ा तकलीफ होता है, यानी कि उसमें उसका स्पीड जो होता है कम जाता है एज कंपेयर टू एयर। तो स्पीड में डिफरेंस आया, यानी कि उसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज। कि लाइट जो है किसमें ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली लेयर डेंसर है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वही चीज देखते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमको रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल डेंसिटी को। ठीक है, जनरली जो हमारे रिलेशन है मोलिकुलर डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सिमिलर मिलता बैठता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हम बोलेंगे आयरन है ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो उसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी जो हम लोग मेजर करते हैं वो मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिसको हम मोलिकुलर डेंसिटी बोल रहे हैं।
लेकिन यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लाइट से मिलता जुलता है कि लाइट को कितना अलाउ करता है पास करने के लिए। मोस्टली केसेस में हमको यही फील आता है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा हो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होता है, लेकिन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों को अलग अलग क्वांटिटी ही समझेंगे, एक से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? ease of passing light through it। ठीक है, किसी भी अगर मटेरियल मीडियम है उसके थ्रू लाइट जो पास कर रहा है उसके इजी है या हार्ड है उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ईज ऑफ पासिंग यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को गवर्न करता है, लाइट का जो वेलोसिटी है इस मीडियम में कितना है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर लाइट किसी मीडियम में जा रहा है, उस मीडियम में उसका स्पीड स्लो है, फास्ट है, कैसे है, तो सब चीजें हम लोग देखें। तो ये जो चीज है रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। जैसे अगर लाइट को हम वाटर में भेजते हैं तो वाटर में जो है मॉलिक्यूल्स ज्यादा डेंसर रहते हैं एज कम्पेयर टू एयर, वैसे हम बोल सकते हैं कि रेज जो जा रहे हैं उसमें थोड़ा स्लोअर हो जाते हैं, स्लोअर हो जाते हैं यानी स्पीड घट जाता है। ठीक है, यानी कि वाटर जो है ऑप्टिकली लाइट के लिए ज्यादा डेंसर है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है जल्दी पास करने के लिए, लेकिन एयर में वो नहीं पास करने दे रहा है, यानी कि वो ऑप्टिकली रेयरर है। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको या तो ईटा या फिर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो ईटा या फिर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम लोग म्यू क्या रखेंगे, किसको बोलते हैं? तो म्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर बोल सकते हैं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं उसको, यानी कि इसको लिख सकते हैं सी बाई वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से ही लिखेंगे, थीटा से भी लिखा हुआ रहता है, तो इस चीज को बोलते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी में एक रिलेशन आता है, हम उसको वेलोसिटी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू, या फिर ऐसे लिखते हैं लैम्डा बाय टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ फॉर लाइट। ठीक है, लाइट जो है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ये क्या है, अच्छा वेलोसिटी था, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखे। वेलोसिटी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट करता है तो इसको लेमडा बोलते हैं, रिपीट कर रहा है टाइम पीरियड है तो लेमडा बाई टी जो है स्पीड ऑफ वेव होता है। ठीक है, तो स्पीड भी इक्वल टू लेमडा बाई टी हो, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ से हम जानते हैं कि किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, तो सोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, सिंस f क्या रहता है कांस्टेंट। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा भी होता है। ठीक है, और ये जो म्यू आता है वो a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बाई लेमडा स्क्वायर ऐसा कुछ आता है। ठीक है, एबीसी कांस्टेंट है,
ऐसा कुछ फंक्शन आता है प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड रहता है। इट इज फंक्शन ऑफ लेमडा ए प्लस ए बी, कोई भी कांस्टेंट है, बस रिलेशन से हमको ध्यान रखना है। म्यू जो होता है फंक्शन ऑफ लेमडा, लेमडा अगर बढ़ाएंगे तो म्यू घटेगा, यानी कि ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर लेमडा क्या है तो लाइट का वेवलेंथ, भी क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिस भी मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिस मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होगा उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर हम म्यू टू वन लिखें तो इस चीज को हम लिखते हैं म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, अगर ये चीज लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है म्यू टू वन। ठीक है, जैसे हम लोग रिलेटिव मोशन में यूज करते थे टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, जैसे कि हम लोग भी ए बी लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वैसे ही यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ये क्या है तो म्यू टू बाई म्यू वन है। तो यहाँ से अगर हमको म्यू टू वन लिखना हो तो ये म्यू टू बाई म्यू वन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सी बाई वी टू बाई सी बाई वी वन, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम वी वन बाई वी टू। लेमडा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेमडा वन बाई लेमडा टू। ठीक है, किसी भी दो मीडियम के लिए हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन वो होगा वी वन बाई वी टू या फिर लेमडा वन बाई लेमडा टू। याद रखोगे कि इनवर्स का रेशियो है तो म्यू टू ऊपर है तो वी वन ऊपर लेमडा वन ऊपर, म्यू वन नीचे है तो वी टू नीचे लेमडा टू नीचे, इनवर्स का रेशियो है इसलिए। ठीक है, क्योंकि म्यू जो होता है इनवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो ये चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो का अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे म्यू टू बाई म्यू वन, लेट अगर हम बोले म्यू टू बाई म्यू वन जो है वो ग्रेटर देन वन है, दिस इंप्लाइज दैट कि वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। ठीक है, यानी कि अगर स्पीड से बोले या फिर लेमडा वन ग्रेटर देन लेमडा टू, जिसमें स्पीड ज्यादा है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यू टू जो है ग्रेटर देन म्यू वन है। ठीक है, जिसमें स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर है, और ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, यानी कि म्यू जिसका ज्यादा है और डेंसर मीडियम, जिसका म्यू कम है वो रेयरर मीडियम, ये चीज होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक। लेट से ये पूल है, यानी कि स्विमिंग पूल है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, पानी है, पानी के अंदर वो कैसे भी जल रहा है, हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ये जो बल्ब हमने लगाया है लेट से ब्लू कलर का है। ठीक है, ये वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, जो भी होता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, रिलेटिवली ही हमको बताना है कि विच कलर वी विल वी सी,
ब्लू नहीं देते हैं, बीच का देते हैं, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर बल्ब है। विच कलर वी विल सी। ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको कौन सा कलर दिखेगा? ए ब्लू, बी येलो, सी रेड, डी ग्रीन। ठीक है, इसको हटाएं, रहने दो, व्हाइट कलर। कौन सा कलर होगा बताओ? रे जो है इस बल्ब से ऐसा गया होगा, हमारी आंखों पे पड़ा होगा। लो, यस सर। कौन सा कलर दिखेगा? तो सॉल्व नहीं किया अभी तक। सोचने वाला क्वेश्चन, इसमें क्या सॉल्व करना है? बाकी लोग हम्म, बाकी लोग को तो आना चाहिए। और अभी भी वर्ड एक यूज करे हैं, उस वर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्या लाइट वेव नहीं दिखेगा? वेवलेंथ हाँ, कम हो जाए तो। क्या? तो वेवलेंथ कम हो जाए तो। तो ग्रीन कलर बल्ब है। हाँ, ग्रीन कलर का बल्ब है। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेरी करता है, स्पीड नहीं ना वेरी करता है। व्हाइट इंडिगो ब्लू ग्रीन का मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग रहता है ना सर। व्हाइट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड का हाँ, स्पीड तो सेम रहता है लेकिन। ऐसे तो अलग, अगर हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं तो सबका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट ही होता है वैक्यूम में। ठीक है, जो भी कलर हो, इंफ्रारेड हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, कोई सा भी हो, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है। स्पीड एयर या वैक्यूम में सबका स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होता है। देखो जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें ग्रीन ही दिखेगा। क्या दिखेगा? ग्रीन। क्यों? क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरीज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज जो होता है वेव की ओर, ठीक है, इंफ्रारेड, ये सब जो भी चीजें हैं, ये जो चीज है ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, कलर जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ये फ्रिक्वेंसी पे हमको कलर दिखता है। और हमने बोला कि जब भी रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी जो होता है सोर्स पे डिपेंड करता है। उस सोर्स से किस तरीके का लाइट निकल रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एक्साइटेड स्टेट जो थे, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो सोर्स हमारा तो सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है। जैसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखे थे कि अगर कोई लाइट है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उस केस में फोटोन रिलीज हो रहे थे। ठीक है, या फिर सेमीकंडक्टर में भी देखे कि लाइट कैसे दिखता है, कैसे रिलीज होता है।
तो सारे चीजें हैं। तो उस केसेस में हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं है, तो अगर हम ग्रीन कलर निकल रहा है इससे, तो हमको बाहर भी क्या दिखेगा, ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं। हाँ, वेवलेंथ स्पीड चेंज हो रहा है, वाटर में उसका वेवलेंथ अलग होगा, एयर में आएगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन कलर उसका ब्लू ही होगा। क्यों? क्योंकि जो कलर डिसाइड होता है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है। भले ही हम लोग जो सीरीज लिखे थे वो वैक्यूम में लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, और वो वैक्यूम में लिखते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसी के करस्पॉन्डिंग वैक्यूम में हम लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट करके लिखा। ठीक है, अलग मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ वाला जो सीरीज है वो चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ वाला वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, जो भी लाइट है उसको अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। लाइट जो है अगर रेड था तो रेड ही रहेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे प्रॉपर्टी। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? हम विवग्योर ही नहीं बल्कि ईएमडब्ल्यू में जो भी चीजें थी, जैसे रेडियो, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज जो है विवग्योर, फिर यूवी था, एक्स था, वाई था, गामा था, ये सारे चीजें जो भी है वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना है उस चीज पे डिपेंड, मीडियम चेंज करेंगे वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे से चीज है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये? पहला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, हम पूरा लाइन स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। अगर एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे और लाइन सेम प्लेन। सेकेंड जो होता है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ ये क्या कहते हैं कि अगर एक रे ऐसे आया, ये इंटरफेस हो गया, ये इस पे नॉर्मल हो गया, इधर की तरफ जा रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोल रहे हैं मीडियम 1, इसको बोल रहे हैं मीडियम 2। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट प्रैक्टिकली कितना आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि μ2 बाई μ1 आता है। तो इसको अलग फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर नहीं है। साइन आई बाई साइन आर वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट का वैल्यू जो है आ रहा है म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू बाई म्यू वन का अगर डिफिनेशन कहा जाए, तो डिफिनेशन जो हम लोग ऊपर रखे हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो चीज होगा। ठीक है, हियर if here ऐसे लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है। ठीक है, अगर हम बोले कि ये म्यू वन था, ये म्यू टू था, इधर से रे ऐसे आ रहा है, और म्यू टू जो है ग्रेटर देन म्यू वन है। ठीक है, म्यू टू जो है ग्रेटर देन म्यू वन है, तो ये रेशियो जो है ग्रेटर देन वन है। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई जो है ग्रेटर देन साइन आर है। ये जो एंगल आई है या फिर ये जो एंगल इधर आर जाता, वो एंगल आई और आर ये दोनों जो है हमारा एंगल और कुछ नहीं 0 से 90 तक ही हो सकते हैं। ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 तक ही हो सकता है, आर भी 0 से 90 तक ही हो सकता है। और साइन का अगर हम ग्राफ जानते हैं तो हम ये जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है, इधर हम साइन थीटा बोल रहे हैं
और इधर ये थीटा है। ये जो साइन है ये यहाँ से यहाँ तक हमको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यानी कि साइन का जो कर्व है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक साइन फंक्शन 0 से 1 तक बढ़ता ही है, घटता नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम यहाँ से अगर इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से आराम से बोल सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। इसको रिलेट करके हम बोल सकते हैं कि एंगल आई जो होगा ग्रेटर देन आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे ये एंगल आई पे आया है, ये इधर सीधा जाना चाहता था, लेकिन आर जो है छोटा है, यानी कि वो इधर की तरफ चला जाएगा। ये एंगल जो बनाएगा वो आई से कम बनाएगा। यानी कि अगर रे μ1 था, ये μ2 था जो कि ग्रेटर देन μ1 है, रे रेयरर, इसको बोल रहे हैं रेयर, इसको बोल रहे हैं डेंसर। अगर वो रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रे का हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल कब, जब रे, ध्यान से देखो, रेयरर से डेंसर जा रहा है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर μ2 जो है लेस देन μ1 होता, ठीक है, तो इससे क्या होता कि साइन आई बाई साइन आर जो होता वो लेस देन 1 होता, इम्प्लाइज डेट आई लेस देन आर। अगर आई लेस देन आर है, इस केस में अगर हम बात करें तो ऐसा, अगर कोई रे आ रहा है, ये एंगल आई है, इसको सीधा जाना था, लेकिन अभी वो सीधा नहीं जाके क्या करेगा, इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि आर जो है वो इस आई से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में क्या दिख रहा है कि ये μ1 है, ये μ2 है, μ2 लेस देन μ1 है, यानी कि ये जो है डेंसर है और ये जो है रेयरर। अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये सब बातें हम लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है और रे जो है रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस ही देखेंगे। प्लेन सरफेसेस यानी कि कोई भी एक इंटरफेस होगा तो फिर ग्लास स्लैब आएगा, ग्लास स्लैब के बाद प्रिज्म आएगा, तो ये सब चीज पढ़ने के बाद फिर कर्व सरफेस पे जाएंगे, ठीक है। तो सर स्नेल्स इतना लॉ ही रहने दे। कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्या स्नेल्स लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं? लॉ क्या होता है? हम्म सर, लॉ सबका तो रहता है सर प्रूफ। किसी किसी का बाद में कोई हो जाता है तो हो जाता है, ऐसे सिंपली लॉ जो होता है वो किसको कहते हैं? न्यूटन्स लॉ का प्रूफ है। सर कर लॉ जो सकते हैं होता है अगर चाहे तो। कैसे? सर ऑब्जर्वेशन से ही तुम एक्सप्लेन जैसे करोगे, यही करोगे ना? ठीक है, तो लॉ जो होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, उसी के बेसिस पे एक थ्योरी बनाया गया होता है, उस चीज को बोलते हैं लॉ। हम भी अगर इसको प्रूफ करने जाएंगे तो दो चार एग्जांपल लेंगे, कहेंगे यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो सही है, ठीक है। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू